एपीएन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय राय। अपने खास कार्यक्रम अब की बार किसकी सरकार में आज हमारा कारवां पहुंचा है सुल्तानपुर जिले में। सुल्तानपुर जिला अपने आप में वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से पहले जाना जाता रहा है। क्षेत्र का कितना विकास हुआ है, कितना विकास होना बाकी है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 2017 में उसके लिए उसके दिल में क्या चल रहा है, 2017 में किसकी सरकार चाहता है। इसके लिए 4 अलग अलग दलों के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं जो अपने पार्टी का पक्ष रखेंगे। साथ ही सुल्तानपुर की जनता है जो सीधे तौर पर अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछेगी और समाधान जानने की कोशिश करेगी। सबसे पहले जो मंच पे मौजूद हमारे चारों पार्टियों का अतिथि हैं उनका आपसे मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ शोहरत अली साहब हैं जो आप पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। दिल्ली में सरकार बनने के बाद आपकी भी हसरतें बढ़ी हैं। साथ ही संदीप शुक्ला साहब हैं जो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। 2012 में जनता ने इन्हें जनादेश दिया था, 2017 में फिर इस जनादेश के लिए जनता के बीच में होंगे। क्या कुछ करने वाले हैं सुल्तानपुर के लिए, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही श्याम बहादुर पांडे साहब हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को सुल्तानपुर की जनता क्यों अपना वोट दे। साथ ही कृष्ण कुमार मिश्रा साहब हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कि आखिरकार कांग्रेस क्या कुछ करने वाली है सुल्तानपुर के लिए, क्योंकि सुल्तानपुर पर लंबे समय तक कांग्रेस का कहीं न कहीं दबदबा रहा है। सबसे पहले संदीप शुक्ला साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2012 में जनता ने आपको जनादेश दिया, प्रचंड बहुमत के साथ बहुमत की सरकार बनी और लगभग 5 साल पूरे होने को हैं। इन 5 सालों में ऐसा क्या कुछ किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से सुल्तानपुर के लिए? समाजवादी सरकार ने जो काम किए हैं वो पिछले 5 वर्षों में जो काम किए हैं वो आज़ादी के बाद किसी भी टेनोर में उतना काम नहीं हुआ था। और आंकड़ा सहित मेरे पास है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं केवल लफाजी वाली बात करना चाहता हूँ। आंकड़े हैं। समाजवादी सरकार ने चाहे सड़क का क्षेत्र हो, आप किसी तरफ झांक लीजिए, सुल्तानपुर से चाहे इलाहाबाद रोड पर चले जाएं, चाहे फैजाबाद रोड पर चले जाएं, चाहे रायबरेली रोड पकड़ लें, कोई रोड पकड़ लें, तो आपकी सड़कें जो हैं जो पहले बदहाल थीं वो सब सड़कें इतनी अच्छी बन गई हैं कि आप 100 के ऊपर स्पीड में जा सकते हैं। फ्लाईओवरों का जाल आप देख सकते हैं, नगर में चारों तरफ फ्लाईओवरों का जाल हो गया है। सड़कें, पुल और जहाँ का चिकित्सीय व्यवस्था आप देख लें, चाहे प्रदेश में कहे, पूरे प्रदेश में है 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा। सुल्तानपुर को भी सुविधा मिल रही है कि तुरंत फ़ोन करें और तुरंत एम्बुलेंस पहुँच जाती है। चिकित्सा, दवाइयाँ, जाँचें सब फ्री कर दी गई हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना काम हुआ है, किसी क्षेत्र में आप देख लीजिए तो काम ही काम हुआ है। उसके बाद आप देखें तो अभी 100 डायल योजना शुरू कर दी गई, वो पूरे प्रदेश में है। उसके बाद पशुओं के लिए भी हमारी सरकार इतनी संवेदनशील है कि पशुओं तक के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी है कि वहाँ पर ये सुविधाएं दी जा रही हैं। 15 मिनट में नगरों में, गाँव में, नगरों में 15 से 20 मिनट में आपको पुलिस की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई। बिजली जो मायावती बहन जी की सरकार थी, बसपा सरकार थी, तो 4 घंटे बिजली नहीं मुहैया होती थी। मैंने उस दिन को देखा है, मैं अधिकारी था और मुझे पता है कि मैं गांव-गांव दौड़ता था। बिजली व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। आज 14 से 18 घंटे बिजली गांव में मिल रही है। चारों तरफ विकास ही विकास है। ट्रामा सेंटर यहाँ बना दिया गया, मिनी ट्रामा सेंटर आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो हुई, आवास विकास परिषद की स्थापना सुल्तानपुर में की गई। आलोचना तो अलग चीज, कोई कर सकता है, लेकिन आप तुलनात्मक देखें कि पिछली बसपा सरकार की तुलना में और पीछे भाजपा बसपा गठबंधन सरकारें थी या उसके पहले कांग्रेस की सरकारें थी, बहुत पीछे नहीं जाना चाहिए। कहना है कि आपकी सरकार ने विकास के कई आयाम को छुआ है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद हैं। आपने तो नारा ही दिया है, न भ्रष्टाचार न अपराध, अब की बार भाजपा सरकार। तो जो दावे किए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से कि सुल्तानपुर के लिए बात हो चाहे प्रदेश के लिए, उन्होंने बहुत कुछ किया है। आपको लगता है कि उनके दावे में सच्चाई है या फिर कहीं न कहीं कोरी बयानबाजी है? बिल्कुल कोरी बयानबाजी है। यहाँ पे जनता बैठी हुई है, सुल्तानपुर की जनता। इस पूरे जनपद क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले 4.25 वर्षों में
अपराधी खुलेआम नंगा नाच सड़कों पे करते रहे और पुलिस मस्त रही और सत्ता के संरक्षण में ऐसा किया जाता रहा। इसी जनपद में अनेक घटनाएं हुई, पत्रकार की हत्या हुई, अभी 1 महीने पहले एक अधिवक्ता की हत्या हुई, जिसके कारण आज भी दीवानी न्यायालय में हड़ताल लगातार चल रही है। अपराधियों का आज तक खुलासा नहीं किया जा सका है। अपराधियों को पूरी तरह से सत्ता का यहाँ पे संरक्षण है, प्रदेश सरकार के द्वारा संरक्षण है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, विकास के मामलों में आज संभवतः इस प्रदेश को भी, प्रदेश की भी जनता को, प्रदेश के किसानों को भी संभवतः 24 घंटे बिजली उपलब्ध होती। हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी सरकार बनने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री को लगातार संपर्क करने का प्रयत्न किया और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि केंद्र ने बार बार उत्तर प्रदेश सरकार को लिखित रूप से और टेलीफोनिक रूप से प्रदेश के मुखिया से आग्रह किया कि हमारे पास बिजली सरप्लस है, आप इस बिजली को ले जाकर के उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के किसानों को दीजिए। बिजली बेचने के बाद, जबकि पिछला बकाया, ढेर सारा बकाया केंद्र सरकार का उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर होने के बावजूद भी, माने इस तरह से प्रयत्न करने के बावजूद भी संभवतः उत्तर प्रदेश की जनता को 24 घंटे बिजली देने से भी मरहूम रखा गया, वंचित रखने का काम किया गया। रही बात विकास की, मैं विकास के मामले में आपसे कुछ बातें बताना चाहता हूं। यहाँ पे सुल्तानपुर की जनता बैठी हुई है, हम भी छोटे से एक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं। आज भ्रष्टाचार चरम पे है, हर मामलों में यहाँ के विधायकों का बुरी तरह से हस्तक्षेप है, जबरदस्त कमीशनबाजी, कमीशनखोरी है। उन्हीं सत्ता के जो भी हमारे माननीय विधायक हैं, इनके अपने बिल्कुल लिस्टेड ठेकेदार हैं और उससे निश्चित कमीशन लेकर के सड़कों की बुरी हाल है। आपने जो बात कह दी कि उसमें लग रहा है कि जितना समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा उसमें सारी केवल कोरी बयानबाजी थी, कुछ भी हासिल नहीं हुआ है और गलती से अगर आपकी भी सरकार आती है तो आप ऐसा कुछ सुल्तानपुर को दे देंगे कि शायद इसकी तस्वीर बदल जाए। कृष्ण कुमार मिश्रा साहब, आपकी पार्टी ने नारा ही दिया है 27 साल यूपी बेहाल, तो आपकी नज़र में तो 27 साल में कुछ यूपी में हुआ ही नहीं है, तो आप 27 साल बाद अगर सत्ता में आते हैं तो क्या कुछ कर देंगे? और 27 साल के पहले जब आप सत्ता में थे उत्तर प्रदेश में तो आपने सुल्तानपुर को क्या दिया? 27 साल पहले जब हम सत्ता में थे, अमेठी और सुल्तानपुर संयुक्त जिला था। आप लखनऊ से आए होंगे, आपने देखा होगा कि हमने क्या दिया। और 27 साल पहले जब हमारी सरकार थी तो सुल्तानपुर में जो विकास के दावे किए जा रहे हैं उसके नमूने के तौर पर किसान सहकारी चीनी मिल हम लोगों ने स्थापित किया था। और 1989 से हटने के बाद विकास का दावा करने वाले दल, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो, चाहे सपा बसपा की सरकार रही हो, चाहे भाजपा और बसपा की सरकार रही हो, चाहे सपा की सरकार रही हो, उसका अपग्रेडेशन नहीं हुआ। और जिस सड़क की बात की जा रही है, बांदा से टांडा सड़क भारत सरकार की मंजूर की हुई सड़क है, जिसको यूपीए गवर्नमेंट ने मंजूर किया था। राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि इतनी लंबी सड़कों की वो मंजूरी दे सके और उसकी बजट दे सके। फ्लाईओवर की जहां तक बात है, 2009 से 2014 तक हमारे सांसद, कांग्रेस के सांसद डॉक्टर संजय सिंह ने फ्लाईओवर यूपीए गवर्नमेंट के तहत भारत सरकार से मंजूर कराई थी, जो प्रमाण है। एम्बुलेंस की बात जहां तक आई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पूरे हिंदुस्तान में गरीबों, मजदूरों और मजलूमों की सेवा के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यूपीए सरकार ने शुरू किया था, जिसका नाम समाजवादी एम्बुलेंस के नाम पर रख के समाजवादी पार्टी उसका श्रेय लेना चाहती है। और जब हमारी सरकार थी 27 साल पहले, तो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के हर जिले में सबसे शांत जिला माना जाता था। आज अपराध के आंकड़े में सुल्तानपुर अंडर 10 है, ये स्वयं में प्रमाण है। इसलिए हम कहते हैं कि 27 साल से यूपी बेहाल, और 2017 में जब हमारी सरकार आएगी तो पहली प्राथमिकता हमारी लॉ एंड ऑर्डर की होगी। चलिए, शोहरत अली साहब, आप दिल्ली में सुशासन की बात करके आए तो बार बार ये कहा गया कि कहीं न कहीं आप दिल्ली में सत्ता में होते हैं, लेकिन बार बार आप भटकते रहते हैं, कभी पंजाब पे आप फोकस हो जाते हैं, कभी गोवा में हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी आप बनारस से भी चुनाव लड़ने गए और वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव लड़ करके आपने ताकत दिखाने की कोशिश की। क्या माना जाए कि हिंदुस्तान की पहली ऐसी सरकार है जो अपने मैनिफेस्टो पर काम करती है, और हमने आधा बिजली का बिल माफ किया और पानी भी मुफ्त किया। सारे लोग, सारे देश के लोग जानते हैं कि किस तरह से हमारा दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा विरोध किया जा रहा है और एलजी से हमारे कामों को रोका जा रहा है। उसके बाद भी हमने जो फ्लाईओवर
अब तो एलजी की रवानगी हो गई, एलजी साहब चले गए हैं। जहां तक आपने बिजली और पानी की बात की है, उत्तर प्रदेश में भी दवा, पढ़ाई और सिंचाई मुफ्त है, लेकिन जनता तो ये कह रही है कि दवाई मुफ्त है लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, सिंचाई मुफ्त है लेकिन पानी नहीं है, और पढ़ाई मुफ्त है लेकिन शिक्षक नहीं है। क्या पूछेंगे कुछ सवाल आपका? तो जनता का आऊंगा आपके पास, तो जनता के भी सवाल का आप 1 मिनट धैर्य से रह ले, सुन लीजिए। मैं यहाँ पर जो सपा के नुमाइंदगी कर रहे हैं भाई साहब, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये सपा की सरकार केवल उद्घाटनों का ढेर लगा रही है। अभी एक्सप्रेसवे कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन उसका उद्घाटन हो गया है। मेट्रो लखनऊ में कहीं चल नहीं रही है, उसका भी उद्घाटन हो गया है। और आज आप भाई साहब स्वयं अस्पताल में एक उद्घाटन करके आए हैं, वो कब चालू होगा पता नहीं है। जिसका आशीष जी, संदीप जी, सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि आपकी सरकार उद्घाटन की सरकार हो गई है। शायद इस बात को लेकर कई पॉलिटिकल पार्टियों ने आप पे कमेंट भी किया कि लग रहा है डर आ गया कि 17 में सत्ता में नहीं है, जल्दी जल्दी उद्घाटन कर दो। दरअसल भारतीय जनता पार्टी सहम गई है। हमने इतना शिलान्यास किया था, उनको पूरा कर लिया, और उनका उद्घाटन कर रहे हैं तो इनको कष्ट हो रहा है। कह रहे हैं एक्सप्रेसवे नहीं शुरू हुआ है। अरे एक्सप्रेसवे पर जाकर तो देखिए, किसान दिवस के दिन से गाड़ियां फर्राटा मार रही हैं, और वहां पर तो सबने ट्रायल देखा था, जहां पर इतने बड़े बड़े विमान आए। और मेट्रो की जहां तक बात है, मेट्रो आपकी जो है उद्घाटन नहीं हुआ, आप जाकर देखिए, चल गई है। समाजवादी पार्टी 2.5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर जो कहती है वो कर देती है। मेट्रो भी चला के दिखा दी, एक्सप्रेसवे चला के दिखा दी, एम्बुलेंस चला के दिखा दी, पशुओं तक के लिए एम्बुलेंस चला के दिखा दी। इतनी संवेदनशील सरकार है, 100 डाल भी चला दी, सारी चीजें कर दी। संदीप जी, सवाल सीधे तौर पे ये था कि अगर आप इस बात का दावा कर रहे हैं कि आपने सब कुछ किया है, तो थोड़ा सा धैर्य के साथ जब जनता के लिए खुल जाती मेट्रो तब उसका उद्घाटन होता। अभी तो पहली बार देखा गया कि ट्रायल का ही उद्घाटन हो गया, तो जब इंजीनियर सवारी कर रहे हैं उसका उद्घाटन करा रहे हैं। अच्छी चीजों की प्रशंसा करना सीखिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अपील, अच्छी चीजों की प्रशंसा करना सीखिए। हमने कितना विकास किया है, भारतीय जनता पार्टी कितनी बात, जरा बता दे क्या काम किया उत्तर प्रदेश के लिए। आपका कोई सवाल? जी, हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठ की पार्टी है, हमेशा झूठ बोलती है। अभी सैकड़ों लोगों को मरवाने का काम किया नोटबंदी के नाम पर, और विकास की बात करती है, लाइट की बात करती है। लाइट अगर किसी ने दिया तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री। आपका कहना है कि बीजेपी झूठ बोलती है, आपका सवाल? भारतीय जनता पार्टी जो सब पे प्रश्न चिन्ह लगा रही है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनका एक सांसद है, ये बता दें कि इनका सांसद पूरे कार्यकाल के दिनों में कितने दिन आया है सुल्तानपुर, और कौन सा काम किया है उसने? आपका कोई सवाल? ये सपा की पार्टी है, भाजपा की पार्टी है। इनसे पूछिए कि कभी घासीगंज वार्ड नंबर 3 में गए, वहाँ सड़क के हाल देख लीजिए, 25 साल पहले वही दशा है। चलिए, एक सवाल यहाँ से भी है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, लूट के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उस पर बारे में क्या कहना? पहले श्याम बहादुर पांडे साहब, आपसे सवाल हुआ था नोटबंदी को लेकर के और आपके अपने सांसद को लेकर के। 2004 से लेकर के 2014 तक ये सपा, बसपा और हमारे भाई साहब जो बैठे हैं, इनकी आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में सरकार चलाई। इस लूट में सारे लोग एक थे, इसलिए आज उस नोटबंदी से इनको कष्ट है। आम आदमी को नोटबंदी से कष्ट नहीं है। यह देश बदल रहा है, यह देश बदल रहा है। और दूसरी बात मैं और बताना चाहूंगा, पीड़ा इसलिए हो रही है, अभी कहा आपने कहा घोषणा, माननीय कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी ने कहा हमारे समय में घोषणा हुई है, और जो जिस रोड की बात हो रही है वो गौरीगंज से लेकर के टांडा तक, ये जनता बैठी हुई है, जानती है। उस रोड पे काम भी एनडीए की गवर्नमेंट में लगा और वो कंप्लीट भी एनडीए की गवर्नमेंट में हुई है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सुल्तानपुर में वकीलों की हत्या हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? हत्याएं हमेशा हुई हैं और वो रुक भी नहीं सकती। व्यक्तिगत रंजिश वाली घटनाएं होती रहेंगी, उनको रोकना कानून का काम है। और 100 डायल योजना इसलिए चलाई गई है। इतना बड़ा बजट पहली बार सरकार ने स्वीकृत किया है, किसी सरकार ने पहली बार कानून व्यवस्था पर काम किया है। किसी थानेदार से पूछ लीजिए, किसी यशो से पूछ लीजिए, थानों का आधुनिकीकरण पहली बार हुआ है, असलहे पहली बार खरीदे गए, गाड़ियां नहीं पहली बार आई, और 100 डायल 15 मिनट पुलिस पहुंचने की व्यवस्था करने वाली हिंदुस्तान की पहली पार्टी। चलिए कुछ सवाल लेते हैं पहले। उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की है। अगर ये बताते हैं समाजवादी पार्टी हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं और अध्यक्ष नगर पालिका दोषी पाई गए,
तो भ्रष्टाचार मुक्त का नारे का क्या हुआ? और सीधे तौर पे आपका सवाल ये है कि जो नगर पालिका के अध्यक्ष थे भ्रष्टाचार में पाए गए दोषी, तो उन पे कार्रवाई सपा की सरकार ने क्यों नहीं किया? एक सवाल, एक व्यक्ति से एक सवाल। सीधे तौर पर सपा की सरकार है और बीजेपी पे लांछन है कि उनके जिला पंचायत अध्यक्ष भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं और भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद आपके स्तर से कोई कार्रवाई नहीं होती, सरकार भी कोई कार्रवाई नहीं करती। ये अनर्गल आरोप हैं। और रही बात जो हमने भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त की बात की है, उस उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने शासन करके दिखाया है। गुंडे या तो जेल में थे या उत्तर प्रदेश सीमा के बाहर हुआ करते थे। सवाल ये नहीं है प्रधानमंत्री जी ने श्याम बहादुर पांडे साहब, सवाल पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश का, सवाल पूछा जा रहा सुल्तानपुर का, आप चले जा रहे हैं दिल्ली। मुद्दे पर आइए, जहां पर हम खड़े हैं बात वहां की होगी। भाई साहब, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। माननीय कल्याण सिंह की, माननीय राजनाथ सिंह की गवर्नमेंट थी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने शासन करके दिखाया था। गुंडे या तो जेल में थे, गुंडे अथवा उत्तर प्रदेश सीमा के बाहर हैं। आज की हालत यह है, आज भ्रष्टाचार का हालत यह है। यही सुल्तानपुर जनपद, अभी पिछले दिनों सुल्तानपुर जनपद में ही आने वाला गायत्री प्रसाद प्रजापति, इनका जो मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में, गायत्री प्रसाद प्रजापति 2000 तक बीपीएल कार्ड धारक, आज हजारों करोड़ का मालिक बन के बैठा है। भ्रष्टाचार का यह आलम है। चलिए खुलेआम कुछ उसके सवाल वीडियो लेते वायरल हुए। हैं, जनता के सवाल ले लें पहले। कुछ आपका कोई सवाल? हम ये पूछना चाहते हैं, मैनपुरी में सरेआम एक लड़की के साथ गुंडे शोधे से छेड़खानी करते हैं, कहां थी पुलिस और कहां थी सरकार? आप बताइए। संदीप जी, हम इनसे पूछना चाहते हैं, अभी 3 दिन पहले दिल्ली में जो घटनाएं हुई हैं, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, लेकिन पूरा लॉ एंड ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी देख रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो कानून व्यवस्था है पूरे हिंदुस्तान में, दिल्ली और मध्य प्रदेश में सबसे खराब है। तो जरा अपने गिरेबान में झांकिए। घटनाएं तो होगी, लेकिन कानून का राज स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने 100 डायल योजना जो किया है, आपको 10 मिनट पुलिस पहुंच रही है। गाड़ियों से सुरक्षा नहीं आती है। आदरणीय भाजपा के प्रतिनिधि जी बैठे हैं, मैं पूछना चाहूंगा इनसे कि नोटबंदी पे इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। 113 लोग ऑन रिकॉर्ड है जो मर गए हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? इनसे जाके भारतीय जनता पार्टी जिसकी साजिश है कि उत्तर प्रदेश में क्या केंद्र में जहां भी सरकार बनेगी आरक्षण समाप्त किया जाएगा, इस बात की गारंटी दे, इस बात की गारंटी दे। आपका कोई सवाल? पिछली यूपीए के सरकार ने पूरे देश के स्तर पर शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया था। यहाँ सारी पार्टी के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े स्कूल चलाते हैं। मैं ऐसे लोग जो किसी भी पार्टी को हो, बड़ा स्कूल चलाते हैं, बड़ा कैंपस है, उन्होंने शिक्षा अधिकार कानून के तहत अपने यहाँ कितने गरीब बच्चों का एडमिशन लिया है, ये बताने का कष्ट करें। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से कई सवाल निकल कर आए हैं। मैं एक उसका जवाब प्रश्नों देना का बड़ी ईमानदारी से उत्तर देना चाहूंगा। पहला सांसद, ये संभवतः हमारे सुल्तानपुर जनपद का पहला सांसद है जिसने अपने वेतन से इस जनपद के मरे हुए किसानों के 1 लाख रुपए अपने वेतन से दिया। 28 लोगों को 1.25 लाख रुपए का आवास बनवा करके आवंटित कर दिया, अपने वेतन से देने का काम किया। 2000 से अधिक सोलर लाइटें इस जनपद के लिए स्वीकृत हो गई हैं। इसी नगर के अंदर 10 से अधिक सड़कें और 3 स्ट्रीट लाइटों का उद्घाटन होने जा रहा है। इसी सुल्तानपुर जनपद में आप देख रहे हैं 4 लेन हो चाहे हाईवे हो, टांडा और गौरीगंज के बीच की बात हो, इस तरह से कोई सांसद बता दीजिए आज तक का जितना आप कह रहे हैं कि आपके सांसद ने बहुत काम किया है और जनता कह रही है फरार है, और जब आप बोल रहे हैं जनता कह रही है झूठ। सवाल लेते हैं। ये डिबेट, ये मंच नहीं है, यहाँ सवाल जवाब चल रहा है। मैं एक शेर के माध्यम से भाजपा और सपा दोनों को शामिल करता हूं कि दुनिया का दस्तूर है मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, और कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा छूट जाता है। ये दोनों पार्टी के जो दोनों नुमाइंदे बैठे हुए हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं उनसे एक सवाल करता हूं कि ये झूठ ना बोले, ईमानदारी से इस बात को बताएं कि जो वर्तमान सांसद इन्होंने यहां चुना हुआ है वो कितने दिन सुल्तानपुर में रहे, इसी सिर्फ एक बात का ईमानदारी से जवाब दें। लगभग हमारे सांसद जी राष्ट्रीय नेता हैं, ये सब लोग जानते हैं। निश्चित तौर से माननीय वरुण गांधी इस जनपद के सांसद हैं। और यह मैंने जैसा कि कहा, इस
इस जनपद का पहला सांसद है जिसने अपने वेतन को पूरे के पूरे इस जनपद के गरीबों में दान देने का काम किया है, निसहाय और निर्बल लोगों को आवास देने का काम किया है, अपने वेतन से देने का काम किया है। 28 मसला ये है कि अगर इतने बड़े वीआईपी सांसद हैं तो चुनाव लड़ने क्यों आए? जनता ने उनको वोट दिया इसलिए जनता ने उनको इसलिए वोट दिया है कि सारा काम छोड़ के क्षेत्र में रहेंगे, क्षेत्र की समस्याएं सुनेंगे। अगर देश के प्रधानमंत्री से भी बड़े हो गए हैं, प्रधानमंत्री तो बनारस जाते हैं, वरुण गांधी को मौका नहीं मिलता। माननीय सांसद जी के यहाँ 5 विधानसभाओं में एक प्रतिनिधि है, नगर में भी एक प्रतिनिधि है, एक कार्यालय है, प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे खुलता है और शाम 8 बजे तक जनता की समस्याओं को वहाँ लिया जाता है। उसी के नाते इस जनपद के 300 से अधिक गरीबों को 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष से दिलाने का काम किया है। सांसद नहीं, सांसद प्रतिनिधि से उनको मिलना है तो शायद सांसद कोई और होता। आपका कोई सवाल? इस 5 साल के पहले कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, और ये ब्लेम है आज मौजूदा मुख्यमंत्री पे। हमारा किसी से कोई मतलब नहीं कि मुख्यमंत्री ने सरकार काम नहीं किया, लेकिन क्या आप तीनों लोग ये बता सकते हैं कि इसके 5 साल के पहले किसी पार्टी ने किसानों की बिजली के मुद्दे पे सोचा, किसानों की सुरक्षा के विषय में सोचा, किसान दिवस लागू करने पे सोचा? ये बातें। और एक बात कहने के लिए आ रहा है कि सबका 7वां वेतन आयोग, लेकिन किसानों का पहला वेतन आयोग, और 72 साल में किसान आयोग कहां है ये तो बता दें। फिर 5 साल में आज जो किसानों। चलिए कृष्ण कुमार मिश्रा साहब, पहले सवाल मैं आपसे कर लूंगा क्योंकि आप तो नारा ही दे रहे हैं 27 साल यूपी बिहार। इन्होंने कहा किसानों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, तो सवाल पहले आपसे करूंगा सीधा। सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रधानमंत्री काल में हमने जय जवान जय किसान का नारा दिया। अभी जिन समस्याओं को हमारे श्रोता ने कहा, भूमि अधिग्रहण बिल, एक सेकेंड, किसान हित की ही बात है। औने पौने दामों पर डंडा दिखा के आपकी जमीन अधिग्रहित की जाती थी। आपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से NH 56 में आंदोलनरत भी है किसान और वहां का मजदूर। हमने भूमि अधिग्रहण बिल के माध्यम से आपको 4 गुना सर्किल रेट से यूपीए की गवर्नमेंट ने आपको दिया। और वह बिल कैसे किस मुसीबत के साथ पास हुआ, जो किसानों का मसीहा, भूख भ्रष्टाचार भय की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने उस भूमि अधिग्रहण बिल को लंबित करने के लिए तमाम नाटक किए थे संसद में। पूरा हिंदुस्तान इस बात का गवाह है। सीधे तौर पर आरोप आप पर है कि आप जब भूमि अधिग्रहण कानून की बात आई थी तो आपने उसको बदलने की कोशिश की थी। किसानों के लिए क्या किया? मैं बताना चाहूंगा। आपने कहा कि हमने ये नारा दिया, कांग्रेस ने हमेशा नारा दिया, गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया। गरीबी हटाने की जिम्मेदारी आज वर्तमान सरकार के ऊपर है, गरीबी हटाने का काम कर रही है। कैसे कर रही है मैं बताना चाहूंगा। इस जनपद का आंकड़ा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 21,000 परिवारों को इसी जनपद में गैस रसोई गैस देने का काम, निःशुल्क रसोई गैस देने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। और किसानों को फसल बीमा योजना के तहत 2%, मात्र 2% और 1.5% के प्रीमियम पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देने का काम वर्तमान केंद्र की यूपीए एनडीए सरकार ने किया है। और आपने कहा नारा और शिलान्यास, ये लखनऊ, मैं बताना चाहूंगा, देखिए तथ्यों पे मैं बात करूंगा, मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं। यूपीए की सरकार में पहली सरकार में यूपीए की एक घोषणा हुई थी बनारस से लेकर के और लखनऊ तक के बीच में रेलवे लाइन के दोहरीकरण की घोषणा हुई। आज उसको भी पूरा करने का काम हम कर रहे हैं। वो जहां पे यही सुल्तानपुर से बंधुआ के आगे आज तक दोहरीकरण नहीं हुआ, एनडीए की सरकार में होने का। आऊंगा, दोबारा आपके पास आऊंगा। हमारा कारवां है सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर की जनता के मन में तमाम सवाल हैं और सीधे तौर पर अपने प्रतिनिधियों से उसका वो समाधान चाहते हैं। तो सीधे तौर पर हम पहले चलेंगे जनता जनार्दन के पास, उनसे सवाल लेंगे और समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप कुछ पूछना चाहते थे काफी लंबे समय से। सपा और भाजपा दोनों से पूछना चाहेंगे कि उन्होंने बेरोजगारी पर क्या कार्य किया। अभी हम देख रहे थे मुरादाबाद और कानपुर में हमारे ग्रेजुएट PhD इंजीनियर सफाई कर्मी के लिए आवेदन करके वहाँ टेस्ट दे रहे हैं। और इसमें हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं,
कहीं जहाज उतारी जा रही है, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के यहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बेरोजगारों को रोजगारी नहीं दी जा रही है। हमारे ग्रेजुएट, हमारे इंजीनियर, पीएचडी, ये जो है परेशान है। और सीधे तौर पे जो सवाल है वो सवाल अभी मैं लूंगा, क्योंकि ये वाकई शर्म का विषय है कि किसी नाली की गंदगी को सफाई कर्मचारी साफ न करें, लेकिन बेरोजगार अगर नौकरी की चाहत में जाए तो उसे प्रैक्टिकल के तौर पर नालियां साफ कराई जाएं। आपका कोई सवाल था? मैं भाजपा के माननीय से पूछना चाहता हूं कि जब माननीय वरुण गांधी जी यहां से जीत करके गए, कितने दिन आए, इन्होंने लगभग बताया। जब इनको नहीं पता तो हम जनता को क्या बताएंगे कि वो कब आते हैं, कहां जाते हैं? आपका कोई सवाल? मैं ये पूछना चाहता हूँ, व्यापारी व्यापार करता है और जनता से टैक्स वसूल कर सरकार को बिना एक पैसे की उसको न पेंशन मिलती है न वेतन मिलता है, फ्री में काम करता है व्यापारी। उसके बाद भी जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उन्होंने कहा कि जीएसटी कतई नहीं लागू होगी, जीएसटी में बहुत खामियां हैं। आज जो जीएसटी का प्रावधान बनाया गया है उसमें व्यापारी को जेल भेजने का जो है उसमें व्यवस्था की गई। आप सीधे तो सवाल ये कर रहे हैं कि जिसका पहले विरोध करते थे आज कहीं न कहीं उसके समर्थन में खड़े हो गए हैं। जब इनका राष्ट्रीय मंडल यहाँ आया था सुल्तानपुर जनपद में, उस पीरियड में वरुण गांधी यहाँ नहीं पहुंचे सांसद जी, जबकि उसी पार्टी में उनका सबसे बड़ा जो है सारा मामला था, जब वहां नहीं पहुंचे तो आम जनता की दुख मुसीबत। आपका कोई सवाल? मैं सत्ता के शीर्ष पे और उत्तर प्रदेश में ख्वाब देख रही भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों से पूछना चाहता हूं कि जिस दिन से नोटबंदी इन्होंने लागू की है, पूरे प्रदेश का युवा आज शिक्षा को छोड़ के, अपने रोजगार को छोड़ के बैंकों की लाइन में लगा हुआ है। और जिस राष्ट्रवादी की देशभक्ति की ये बात करते हैं, इनके नागपुर के कार्यालय पे 52 साल से तिरंगा नहीं फहराया गया है, और ये हमें भारतीय जनता पार्टी के लोग, भाजपा के लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं देशभक्ति का। पहले तो आप एक साफ एक जवाब दीजिए कि उस सवाल से हम लोग को मुक्ति मिल जाए कि वरुण गांधी का क्या किया जाए। पिछले ही महीने वो आए थे, 2 दिन यहाँ रह करके विभिन्न गांवों में, कम से कम 20 गांव में मैं स्वयं उनके साथ रहा हूं। मैं गांव का नाम बता सकता हूं, जिन जिन बेला सदा में मैं उनके साथ गया हूं, लम्हुआ में मैं उनके साथ गया हूं, कोयरीपुर उनके साथ में गया हूं, कादीपुर उनके साथ में गया हूं। इसी सुल्तानपुर विधानसभा की मठिया गांव सभा में 6 आवास, जो मैंने अभी आपको बताया कि अपने स्वयं के वेतन से 1.25 लाख रुपए के बेहतरीन आवास बनवा करके उन्होंने गरीबों को दान देने का काम किया है। ये तो हुआ माननीय सांसद जी की मैं बात जो बता रहा हूं कि वो लगातार अंतराल पे इस जनपद में आते रहते हैं। नोटबंदी पे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर को, जिस दिन नोटबंदी हो, राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने पहले ही अपने संबोधन में कहा, निश्चित तौर से मुझे 50 दिन का समय दीजिए। जितने भी भ्रष्टाचार और नोटों की गड्डियां बना करके बिस्तर के नीचे लेटे हैं, वो जेल के अंदर जा रहे हैं और जाने वाले हैं, उससे घबराए हुए हैं। मैंने जैसा कि कहा, भ्रष्टाचार का आलम यह है। इसी सुल्तानपुर जनपद का एक हिस्सा अमेठी मित्र, इसी सुल्तानपुर जनपद का एक हिस्सा अमेठी है। वहां के जो विधायक है और वर्तमान में मंत्री, प्रारंभ से मंत्री हैं, खनन मंत्री थे और वर्तमान में परिवहन मंत्री हैं, बीपीएल कार्ड धारक 2000 में, सन 2000 में बीपीएल कार्ड धारक आज हजारों करोड़ का मालिक बन बैठा है। नोटबंदी को ये संघीय ढांचा है। तो एक बार आप आरोप लगा चुके हैं। प्रदेश और केंद्र की सरकारें मिलकर के, मैं सवाल एक अकेले आप नहीं बोलेंगे संदीप जी, एक सवाल आपके लिए भी आया था कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज की तारीख में है कि नौजवान अगर नौकरी के लिए जाए तो उसे प्रैक्टिकल के नाम पर गंदी नालियों में उतारा जाए और कहा जाए पहले नाली साफ करो, हम देखें तुम कैसा साफ कर लेते हो नाली, जबकि जो सफाई कर्मचारी हैं वो नालियों में उतरने को तैयार नहीं है। निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में समाजवादी सरकार ने नौकरी रोजगार बढ़ाने का काम किया है। आज जो आप देख रहे हैं बड़े बड़े उद्योगों के लग रहे हैं, टाटा ग्रुप तक उत्तर प्रदेश में आ चुका है रोजगार देने के लिए। पहली बार सरकार है जिसने निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों में रोजगार बढ़ाने का काम किया है। आज टाटा ग्रुप भी हमारे यहाँ आ गया है। कैंसर हॉस्पिटल हो, चाहे इंटरनेशनल स्टेडियम हो, चाहे मेट्रो हो, सब में रोजगार बढ़ाने का काम है। लाखों की संख्या में रोजगार मिलने का काम हो रहा है। और सवाल है आपका? कोई सवाल? आज के तारीख तक 13,500 लाख करोड़ रुपए बैंकों में जमा हो गया, तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कोई व्यवस्था किया कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास काला धन था उसको बैंकों में पहुंचाने का काम किया कि नहीं किया? 13,500 लाख करोड़ रुपए बैंकों में पहुंच चुका, तो काला धन कहां चला गया? सीधे तौर पर आरोप इसलिए लग रहा है कि कहीं न कहीं जैसे ही नोटबंदी का फार्मूला आया, आप ही पे आरोप लगा कि आप लोग जगह जगह पर जमीनें खरीद रहे हैं। गोरखपुर में आरोप लगा कि 250 मोटरसाइकिलें आपने खरीद ली, और ये आरोप सीधे आप पर लगा है। आप दूसरे से कहते हैं कि चाय पे शादी कर लो, और सूरत में चाय पर शादी हो रही है, और आपके पार्टी के पूर्व जो अध्यक्ष हैं वो लाखों की शादियां करते हैं। मैं निश्चित तौर से
मैं निश्चित तौर से ईमानदारी से जवाब देना चाहूंगा। एक तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, हमारे माननीय नेताजी हैं, इस जनपद के नेता हैं। 15,44,000 करोड़ रुपए, 15,44,000 करोड़ रुपए जो 500 और 1000 की करेंसी थी उसको बंद करने का काम किया गया। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने अपने पैसे को जनधन के खाते में, गरीबों के खाते में पैसे के ब्लैक मनी को जमा कर दिया है, ऐसा नहीं कि जिन्होंने अपने नोट को बैंकों में जमा कर दिया है उनका सारा धन सफेद हो गया है। ऐसे भ्रष्टाचारियों की जांच चल रही है, वो जेलों के अंदर जा रहे हैं। आने वाले दिनों में भी जैसे मैंने बताया, गायत्री प्रसाद प्रजापति जैसे लोग जिन्होंने बेनामी संपत्ति के नाम से हजारों करोड़ रुपए जमा किया है, उनको भी जेलों के पीछे जाना पड़ेगा। उसके लिए वो पूरी तरह से तैयारी रखें। चलिए कुछ सवाल और है, सवाल लेते हैं, पहले सवाल लेते हैं। आपका कोई सवाल? अब तक इन लोगों ने जो किया, क्या इन लोगों के पास सुल्तानपुर के विकास के लिए कोई रोड मैप है? इन पार्टियों के पास क्या, वो बताने का कष्ट करें। मामला राज्य का है, राज्य कर्मचारी हैं। अगर 3 राज्यों में पेंशन मिल रही है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, और इसकी पहल क्यों नहीं की जा रही है? 2 चीनी मिलों का जीर्णोद्धार किया गया। आजमगढ़ माननीय मुलायम सिंह यादव का क्षेत्र है, बदायूं धर्मेंद्र यादव जी का क्षेत्र है। सुल्तानपुर में क्यों नहीं किया गया जीर्णोद्धार उसका? माननीय मंत्री जी हमारा उत्तर, हमको उत्तर यही दे। संदीप जी, कहीं न कहीं विकास का जो पैमाना है वो क्षेत्र के हिसाब से तय होता है। मायावती सत्ता में होती हैं तो बादलपुर और ग्रेटर नोएडा दिखाई देता है, और अगर आपकी सरकार होती है तो आजमगढ़ या फिर मैनपुरी, एटा, कन्नौज दिखाई देता है। हमने सुल्तानपुर में बहुत काम किया है। घोषणा पत्र में, समाजवादी घोषणा पत्र में जितनी चीजें मैनिफेस्टो में थी सब लागू कर दिया गया, और नई नई चीजें भी की जा रही हैं। और हम वादा करते हैं कि 2017 में आप पुनः 5 विधायक जिताइए, आपको चीनी मिल भी मिलेगी, नई चीनी मिल मिलेगी। सुल्तानपुर को नई चीनी मिल देने का वादा करते हैं। सवाल तो ये था कि अगर चीनी मिल का जीर्णोद्धार होना था तो बदायूं और आजमगढ़ का हुआ, सुल्तानपुर का क्यों नहीं हुआ? कई जगह हुआ, सुल्तानपुर को बहुत सी सौगातें दी गई। क्या चीनी मिल की मांग कभी प्रतिनिधियों से की गई थी? और अगर की गई थी, नहीं पूरी की गई, तो हम वादा करते हैं कि 2017 में आप पुनः सरकार बनाइए और समाजवादी पार्टी चीनी मिल, नई चीनी मिल यहाँ पर लगेगी। मन वादों पे सरकार चलेगी, बिना वादे के कुछ नहीं होगा। आपका सवाल? जी, हमारा सवाल समाजवादी पार्टी से है कि आपने नौजवानों को नौकरी देने के लिए क्या किया? आपने जितनी भी भर्तियां निकाली सब कहीं न कहीं कोर्ट के पेच में फंस गई। क्या जानबूझकर आप इसलिए भर्तियां निकालते हैं कि उसमें किसी की नियुक्ति न हो? अभी जैसे आप सरकार में आए 2012 में, आपने शिक्षकों के लिए 72,825 की वैकेंसी निकाली और मायावती की वैकेंसी को आपने निरस्त कर दिया। सबसे 500-500 रुपया उसमें जमा करवाया, और एक कैंडिडेट ने कम से कम 40-45 जिलों में जमा किया, आज तक उसकी भर्ती नहीं हो पाई। 2 सवाल है, एक पीछे से सवाल आया था पेंशन को लेकर के, और दूसरा यहाँ से सवाल उठा है कि भर्तियां तो निकलती हैं लेकिन या तो वो कोर्ट के चंगुल में फंस जाती हैं या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। आपको बताना चाहेंगे कि 2005 तक मिले, लेकिन उसके लिए फिर से पेंशन की प्रणाली शुरू होने वाली है और सरकार गंभीर है, पूरा काम कर रही है। कि 1996 से 2002 तक भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही। 2002 से 2003 तक भी भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार चलाई। उनका आंकड़ा आप ले लीजिए कितनी भर्तियां की गई, और 2003 से 7 तक समाजवादी, 7 से 12 बहुजन समाज पार्टी की सरकार और 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार। आंकड़ा लेकर हमसे बहस कर लीजिए, हम आपकी भर्तियों से 2 गुना ज्यादा भर्तियां हमने किया है। आंकड़ों में आप जवाब दीजिए, केवल कहने से नहीं होगा, आंकड़ों में हम आगे हैं। हमने आपसे 1.5 गुना ज्यादा भर्तियां की हैं। चलिए कुछ सवाल और हैं, सवाल पूछिए। मेरा सवाल समाजवादी सरकार से है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 18% रिजर्वेशन को कहा था मुसलमानों को लेके, लेकिन आज 17 जातियां शामिल की गई 80 में, उसमें से एक भी मुस्लिम जातियां नहीं है। देखिए संदीप जी, कहीं न कहीं कास्ट पॉलिटिक्स और वोट बैंक की सियासत समझ में आती है कि आप 17 जातियों को तो उसमें डाल देते हैं, लेकिन अपने ओबीसी के कोटे से आप मुस्लिम को आरक्षण नहीं देना चाहते। समाजवादी सरकार में जो सुविधाएं हैं उसमें 20% जो है वो धनराशि अल्पसंख्यकों के लिए खर्च की जाएगी, और समाजवादी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत काम किया है। और रही बात आरक्षण की, तो मैं जवाब देना चाहता हूं कि आरक्षण समाजवादी पार्टी ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, लेकिन ये आरक्षण चूंकि संसद में, जब तक संसद में पास नहीं होगा तब तक वो नहीं हो सकता है। सवाल ये नहीं है संदीप जी, सवाल ये है कि आपने 17 जातियों को 80 में शामिल करने की बात कर दी, लेकिन अपना ओबीसी के कोटे से आप मुस्लिम को आरक्षण क्यों नहीं देते हैं? समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में था कि हम आएंगे तो अल्पसंख्यकों के लिए पूरा काम करेंगे, आरक्षण देंगे, और आरक्षण के संबंध में समाजवादी सरकार ने 20% आरक्षण आते ही कर दिया था। उसने 20% आरक्षण सरकारी सुविधाओं में, सरकारी जहां भी सुविधाएं हैं सारी स्कीम में वो नहीं है। आप इससे कहीं न कहीं बचने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं देखा जा रहा है। महिलाओं के लिए इतनी सुविधा दिए, वो गैस सिलेंडर दिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर वो करिए, तो उसको क्यों नहीं देखा जा रहा है। कहीं न कहीं महिलाओं को गैस सिलेंडर की सुविधा और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो नारा है वो महिलाओं को अच्छा लग रहा है। आपका कोई सवाल? क्या मैं बीजेपी, सपा, बसपा सबसे, कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूं, अगर ब्राह्मण ठाकुरों को अलग कर दिया जाए तो इनको क्यों आरक्षण नहीं दिया जाता? क्या यह देश के नागरिक नहीं है? कहीं न कहीं गरीबी से जुड़ा हुआ मसला है कि आरक्षण का पैमाना क्या हो। वैसे भी संवैधानिक तौर पे इसकी बहस होनी चाहिए और लंबे समय से इसकी कवायद चल रही है और बीच में एक प्रस्ताव भी आया था, जो आर्थिक रूप से गरीब है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। आपका क्या सवाल है, वो किससे सवाल है? हमारा आम आदमी पार्टी से प्रतिनिधि सवाल है कि इनका उत्तर प्रदेश में आधार क्या है, और दूसरा हमारा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से है कि इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने कई टीवी चैनलों पे ये कहा कि नोटबंदी के बाद से माननीय केजरीवाल जी इसलिए परेशान है कि उनके पास पंजाब चुनाव का 3,000 करोड़ रुपया इकट्ठा था, वो बंद कर दिया गया, इसलिए वो परेशान है। तो क्या केजरीवाल जी के पास भारतीय जनता पार्टी के जानने के बाद कि उनके पास पैसा है, वहां क्यों नहीं कोई छापेमारी की गई? क्या पुलिस और चोर दोनों मिले हुए हैं? शोहरत अली साहब, बहुत देर बाद सीधे आम आदमी पार्टी से सवाल आया है आम आदमी पार्टी के लिए, उसका जवाब सीधे तौर पर दे दें आप। आपको एक बात बताना चाह रहे हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सारे दल के लोगों के नेता राइफल और बंदूक के साथ सड़कों पर दिखाई पड़ते हैं। एक आम आदमी पार्टी के नेता ऐसा है जो बिना राइफल और बंदूक के दिखाई पड़ता है। हमारा आधार आपको पता चल जाएगा, पूरे देश में हमारा आधार है। उत्तर प्रदेश की हम बात नहीं करते, हम पूरे देश में हमारा आधार है। श्याम बहादुर पांडे साहब, सीधे तौर पर जनता ये जानना चाहती है, नोटबंदी के बाद तमाम आपने वादे और नारे किए कि कहां किसके पास काला धन है, कौन नोट की माला पहन के परेशान है, और केजरीवाल के बारे में सीधे तौर पे सवाल आया कि आपके प्रवक्ता ने कहा, राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, कि उनके पास पैसा था डूब गया इसलिए परेशान है। तो अगर आपकी जानकारी में है तो उस पर आपकी सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? ये कोई बताने का विषय नहीं है, ये कोई बताने का विषय नहीं है। हम सब लोग अच्छे से जान रहे हैं, रोज टेलीविजन चैनल देख रहे हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से भी लोगों की जानकारियां मिल रही हैं। प्रत्येक दिन छापे पड़ रहे हैं और जितने भी पैसे इधर उधर छिपाने का काम किया गया है सब जेल के अंदर जा रहे हैं और जाने का काम हो रहा है। उसमें क्या केजरीवाल जी का भी कोई कनेक्शन है क्या? ये भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई यही रुकने वाली नहीं है। श्याम बहादुर पांडे जी, क्या उसमें कहीं केजरीवाल का भी कनेक्शन जोड़ रहे हैं क्या आप? चाहे वो केजरीवाल हो, कहाँ है? चाहे आपका ये आरोप आपने लगाया, लेकिन क्या केजरीवाल से संबंधित कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है क्या? छटपटाहट आम आदमी गरीब आदमी, निश्चित तौर से हम लोग भी इसी समाज में रहते हैं, उनसे बातें होती है। नोटबंदी के बाद से कठिनाइयां हुई हैं, ये हम सब लोग जानते हैं, कठिनाइयां हुई हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा। लेकिन नोटबंदी का जो ये बड़ा विषय है, ये व्यवस्था परिवर्तन का विषय है। 70 साल तक इस देश को लूटने का काम किया गया, ये आंकड़े हैं। चलिए, आपका कोई सवाल था? हम माननीय मंत्री श्री संदीप शुक्ला जी से जानना चाहेंगे कि मान लीजिए हमारे क्षेत्रवासी इस बार आपको मौका देते हैं और आप चुनाव जीतते हैं, तो आप हमारे सुल्तानपुर के लिए क्या सोचे हैं, क्या करेंगे? मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के नेता से है। चुनाव के समय आपकी पार्टी ने कहा था कि किसानों के 50,000 तक के कर्ज माफ किए जाएंगे और कक्षा 10 पास विद्यार्थियों को टैबलेट दिया जाएगा, उसका आज तक क्या हुआ? बसपा के मुखिया ने कहा गरीबों को हम पट्टे देंगे इस आवास का, तो माननीय मुलायम सिंह यादव सपा के मुखिया ने ये कहा था मौके पे कि हम जो है पट्टे नहीं देना चाहिए, इनको सीधे सीधे रजिस्ट्री कर देना चाहिए इन मकानों का। अभी तक क्या हुआ 5 साल बीतने को? सुल्तानपुर के लिए अगला रोड मैप आपका क्या है, जनता सीधे तौर पर जानना चाहती है। अगला रोड मैप, अगर सुल्तानपुर में पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार, 5 विधायक हमारे चुने जाएंगे और हम अगली बार सुल्तानपुर को मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं, अगली बार सुल्तानपुर को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान देने जा रहे हैं, और अगली बार आपने किसानों के लिए कहा तो एक और चीनी मिल की स्थापना की जाएगी, और पिछली चीनी मिल जो अच्छी तरह से काम करे, अगर कुछ कमियां हैं तो उनको भी पूरी की जाएगी। हम किसानों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए काम करेंगे। चारों प्रतिनिधियों से एक सवाल अलग से है जो बीच से सवाल उठाए बड़े गुस्से के साथ कि पहले विधायक सीट लिखी रहती थी रोडवेज की बसों पे, विधायक सीट। अब विधायक तो बसों में, रोडवेज बसों में यात्रा करते नहीं है,
सामान्य नेता कार्यकर्ता एक बार सत्ता के करीब आता है, फॉर्च्यूनर से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियां रख लेता है, ये कहां से आता है? गरीब पैसे की, ईमानदारी के पैसे कहां से आता है? ये तो किसी दल का प्रश्न नहीं है, ये तो सभी दल के सभी नेताओं को आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी के तो छोटी गाड़ियों में चल रहे हैं, हम तो पैदल चल रहे हैं, सरकारी गाड़ी या पैदल से चल रहे हैं। हमारा नेता जो है कोई भी ऐसी गाड़ी से नहीं चलते हैं। रही बात अगर बिजनेस व्यापार कर रहा है कोई और उसका टर्नओवर बड़ा है तो बड़ी गाड़ियों से चलने से कोई रोक भी नहीं है। चलिए श्याम बहादुर जी, पहले से कोई व्यापार कर रहा है, उसके पास गाड़ियां हैं, तो उससे किसी को ऐतराज नहीं है। ऐतराज उस बात से है कि पहले पैदल चलता है और सत्ता के करीब आते ही वो बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला लेकर चलता है। यही तो हमारा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, शानदार सबका साथ सबका विकास जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, उस नारे को लेकर के ही 2.5 साल से केंद्र की सरकार काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश में भी हमारा यही मुद्दा है, सबका साथ और सबका विकास। हम धर्म के आधार पे काम करने वाले लोग नहीं है। यहाँ पे धर्म के आधार पे इस समाज को बांटने का काम, करने का काम उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की जो सरकार कर रही है, बसपा कर रही है, कांग्रेस, ये सब मिले जुले एक है। ये डाइवर्टेड एक है, आप अच्छे से जान रहे हैं। 10 साल तक तीनों लोगों ने मिल करके सरकार यूपीए सरकार में मिल करके इस देश को लूटने का काम किया है। इनके लूट को, इनके खसोट को इस उत्तर प्रदेश की जनता को निश्चित तौर से बेरोजगारी मुक्त, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बना करके हम देने का, जिसको हमने माननीय कल्याण सिंह की गवर्नमेंट ने, माननीय राजनाथ सिंह की गवर्नमेंट ने। किशोर मिश्रा साहब, आप लंबे समय से सियासत को देख रहे हैं और करीब से देखते रहे हैं। ये हर व्यक्ति का ये दर्द होगा कि जिसको अपना प्रतिनिधि चुनता है, जिसको अपना नुमाइंदा चुनता है, पहले तो उनके साथ खड़ा रहता है, उनके साथ चलता है, लेकिन सत्ता में आते ही या प्रतिनिधि बनने के बाद वो कहीं न कहीं जनता से दूर हो जाता है और जिस जनता के साथ खड़ा होता है उसी के सामने बड़ी बड़ी गाड़ियों काफिले से गुजर जाता है। क्या एक गिरावट आई है राजनीति में, इसको मानते हैं आप? निश्चित तौर पर आई है, इसीलिए हम 27 साल यूपी बेहाल का नारा दे के आए हैं। 2009 से 2014 तक हमारे सांसद थे डॉक्टर संजय सिंह, और पूरा सुल्तानपुर इस बात का गवाह है कि कभी एक गाड़ी के अलावा दूसरे गाड़ी के काफिले से नहीं चले हैं। उनकी गाड़ी में राइफल नहीं दिखी है, बंदूक नहीं दिखी है। इसीलिए हम कहते हैं हमारे पूर्व विधायक 5 बार 8 बार विधायक रहे हैं, उनके घरों पर आरसीसी के छत नहीं लदे हैं। सामाजिक समरसता की बात हम करते हैं, इसीलिए हम ये नारा दे के आए। मूल्यों का ह्रास हुआ है, नैतिकता गिरी है, संस्कार लुप्त हुए हैं, इसलिए 27 साल यूपी बेहाल। हम इस नारे के साथ इसीलिए आए। सवाल थोड़ा सा, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय पुरानी पेंशन जो कर्मचारियों शिक्षकों को मिलती थी, सारे आईएएस से लेके 4th क्लास तक के कर्मचारियों का दुश्मन क्यों बनाए भाजपा को? अभी हमारे मित्र ने सवाल किया है। अभी पेंशन के ही मामले में आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि नौजवानों इस देश की सीमा का जो प्रहरी है, जिसके नाते हम सब लोग इस देश में चैन की नींद सोने का काम करते हैं, चैन की नींद सोते हैं, उन नौजवानों की जो पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन को भी उसमें उस मद में भी पहली बहुत दिनों से उसका आश्वासन केंद्र की ये सरकारें देती रही हैं, कांग्रेस की सरकार देती रही है, उसको देने का काम वर्तमान की एनडीए सरकार ने माननीय मोदी जी ने किया है। हम सब लोग अच्छे से जानते हैं। जो भी इस तरह की समस्याएं हैं। सर, मेरा सवाल सपा के नुमाइंदा और भाजपा के, मेरा एक ही क्वेश्चन है। जिस बिना पे इनकी सरकार बनी, युवाओं के बिना पर इन्होंने कहा कि मैं लैपटॉप बांटूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और पूरी ताकत से युवा सपा के साथ हुआ और इनकी सरकार बनी। इन्होंने लैपटॉप बांटा, लेकिन युवाओं को रोजगार कितना दिया? अगर आज इस प्रदेश में, अगर जिले में सपा सवाल है आपका, और भाजपा जिन्होंने 100 दिन में अच्छे दिन लाने के लिए कहा था, आज 2.5 साल के अंदर में इन्होंने बुरे दिन ला दिए। 100 दिन में जनता सड़क पर आ चुकी है। पहले मंदिर की लाइन में थी, अब एटीएम की लाइन में है। हम लोग भी नगर में घूमते हैं, आज कहीं क्यों नहीं है? लाइनें पुल की पूरी तरह से छोटी हो गई है, बैंकों में भीड़ नहीं है। रही बात रोजगार को लेकर के मैं बताना चाहूंगा कि पहली बार
हिंदुस्तान में पहली बार एफडीआई के माध्यम से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में होने जा रहा है। सबसे ज्यादा एफडीआई इस वर्ष आई है, इस वित्तीय वर्ष में आई है भारतवर्ष में। आपको भी इस मामले में आंकड़ा पता होगा। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, स्किल इंडिया के माध्यम से, मुद्रा बैंक की योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों में सबका साथ सबका विकास के नारे के तहत इस वर्तमान की केंद्र सरकार काम कर रही है। निश्चित तौर से सवाल काम करे। कभी गुजरे हैं जहां पे एक गरीब घर का बच्चा टहलता हुआ गलियों में, जिसके पास इस सर्द मौसम में भी कपड़ा नहीं है, शुद्ध खाना नहीं मिल रहा है, इलाज नहीं मिल रहा है। पूछना क्या चाह रहे हैं, सीधा सवाल। उसके दिशा में हमारा छेद की तुम्हारा छेद, किसका छेद, कितना बड़ा छेद, इससे उबर कर कब आप समाज के अंतिम तबके को शिक्षा और स्वास्थ्य देने के लिए एक होंगे, कब इस पे चर्चा होगी? सीधे तौर पे शुरुआत आम आदमी पार्टी से ही कर देते हैं। आप तो दिल्ली में भी आए थे वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए, तो अपनी गाड़ी से लाल बत्ती हट गई, लेकिन काफिला अभी भी बड़ा ही चल रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए आपको लगता है कि एक आंदोलन की जगह होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आप बगल के राज्य के आपकी सरकार है, कैसे रोड मैप बनेगा कि आम आदमी का विकास हो, नंबर एक। और दूसरा एक सवाल आया था आरक्षण को लेकर के, क्या आरक्षण का पैमाना बदलना चाहिए? वाकई जो हकदार है, चाहे वो किसी भी जात का आरक्षण, उसे मिलना चाहिए या परंपरागत आरक्षण मिलना चाहिए? दिल्ली में हमारी सरकार आई थी और बात आपकी सही है कि हमने कहा था कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, और हमको खुशी है कि आज हमारी एक ऐसी पार्टी है जिसके नेता लाल बत्ती लेकर के नहीं चलते। दूसरी बात, हमारे नेता माननीय केजरीवाल जी का साफ साफ कहना है कि गरीब जो देश का अंतिम व्यक्ति है, जिसको कोई नेता आजादी के बाद से, देश आजाद होने के बाद से कोई नहीं पूछता, उसके लिए आम आदमी पार्टी के तमाम वर्करों को काम करना चाहिए। ठीक है। और रही आरक्षण की बात, आरक्षण हम इस बात से सहमत है। अभी बात हो रही थी आरक्षण की बात सही है। हम ये बात मानते हैं कि आरक्षण इस देश के तमाम लोगों को, जो गरीब हैं, जो बहुत ही गरीब हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, उन सब लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। चलिए संदीप जी, सीधे तौर पे मसला है, 17 का आगाज हो चुका है, जनादेश मिलने वाला है। बार बार आप कह रहे हैं कि 5 विधायक अगर आप दोगे तो ये काम करेंगे, सरकार मिलेगी तो नहीं होगा। मैंने 5 विधायक सुल्तानपुर से होने जरूरी हैं। चूंकि हम सुल्तानपुर की राजनीति कर रहे हैं, मेरा लक्ष्य सुल्तानपुर में 100% लक्ष्य प्राप्त करना है। अगर हर जिले की राजनीति करने वाला इसी तरह का लक्ष्य बनाएगा तो समाजवादी की सरकार बननी ही बननी है। तो चूंकि हम बहुत बड़ी बात इसलिए नहीं करते कि हर आदमी को केवल अपनी स्थिति देखनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की पूरी बात हम करें तो छोटे मुंह बड़ी बात होगी। इसलिए मैंने सुल्तानपुर को लक्ष्य बनाया है कि सुल्तानपुर में 5 की 5 सीटें फिर से हम जिताने का काम करेंगे। चलिए श्याम बहादुर पांडे साहब, जीएसटी को लेकर सवाल आया था उस समय कि जिन बातों को लेकर पहले आप विरोध किया करते थे, जब केंद्र की सत्ता पर आप खुद काबिज हो गए तो उन्हीं का आप समर्थन करते, उन्हीं के साथ खड़े हो जाते हैं। प्रश्न का जवाब छूट गया था। निश्चित तौर से माननीय रवींद्र जी ने प्रश्न किया था। हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि संसद के दोनों सदनों से जीएसटी बिल को सहमति के आधार पे पास कराया गया, और ढेर सारी उसमें जो भ्रांतियां थी उसमें ढेर सारा सुधार। मैं उसकी गहराई में उसका पूरा मुझे अध्ययन नहीं, मुझे ईमानदारी से इस बात को कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है, लेकिन दोनों सदनों से उस बिल को पारित करा करके माननीय महामहिम जो उसकी एक और जो औपचारिकता है कि 50% से अधिक प्रदेशों से उसके बारे में, उसमें उत्तर प्रदेश की भी सरकार सम्मिलित है, उसके भी माननीय रवींद्र जी उसके नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उसने भी अपनी सहमति दिया है। आप सबको जानकारी होगी 16 विधानसभाओं से वह पारित होकर के आज वो एक कानून की शक्ल ले चुका है। निश्चित तौर से उसमें कहीं न कहीं इनकी भी सहमति है। तो जो पहले के कानून बन रहा था जीएसटी में, उसमें ढेर सारी जो भ्रांतियां थी, ढेर सारी जो कमियां थी, उसको दूर करने के बाद आपकी भी सहमति से वो जीएसटी का बिल पारित हुआ है। एक सवाल इसी संबंध कर दूं कि बार बार जो सवाल उठा जनता के बीच से सांसद के नजारत होने का, कि माने सुल्तानपुर की जनता के अगर आपके बीच में से कोई अगर विधायक यहाँ से चुना जाएगा तो कम से कम जनता के बीच में रहेगा, जनता को छोड़ के नहीं जाएगा। 100% रहेगा। माननीय सांसद जी के भी सारे प्रतिनिधि लगातार 24 घंटा यहाँ पे जनता की समस्या को सुनने के लिए परमानेंट उपस्थित रहते हैं, परमानेंट उपस्थित रहते हैं। श्याम बहादुर जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा। श्याम बहादुर जी, प्रतिनिधि से मसला ही नहीं, ये जनता का सवाल तो ये है कि सांसद कहाँ है। मैं एक बात बताना चाहूंगा। महीनों महीनों सदन चलता है दिल्ली के अंदर,
महीनों ये ऐसा नहीं कि सुल्तानपुर की जनता इस बात को नहीं जानती थी कि मैं अपने एक राष्ट्रीय नेता को, माननीय वरुण गांधी राष्ट्रीय नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, दिल्ली में निवास करते हैं, ये सुल्तानपुर की जनता अच्छे से जानती थी। उन्होंने एक व्यवस्था बनाई है कि यहाँ की एक एक आवाज, एक एक बात, यहाँ के गरीबों की, मजदूरों की, मजलूमों की, शोषितों की, वंचितों की एक एक आवाज वहाँ पहुंचे और उसका निदान होता है। एक कार्यालय है जो कृष्ण कुमार मिश्रा साहब, उसका निदान। कृष्ण कुमार मिश्रा जी, आपसे सवाल है कि एक तरफ एक कह रहे हैं कि बहुत बड़े वीआईपी नेता हैं और बहुत व्यस्तताएं होती हैं, इसलिए वो क्षेत्र में समय नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस के लोगों ने तो बड़े बड़े वीआईपी दिया है, इंदिरा जी रही, संजय गांधी रहे, फिरोज गांधी रहे, राजीव जी रहे, सोनिया जी रही, आज भी कम से कम राहुल गांधी को हम वीआईपी मान सकते हैं, फिर भी लोग क्षेत्र में समय देते हैं। लेकिन वरुण गांधी पर इतनी बड़ी तोहमत जो बार बार लग रही है, क्या वाकई ये माना जाए क्षेत्र में समय नहीं देते हैं या कहीं कोई कमियां हैं वाकई में? नहीं, बिल्कुल समय नहीं देते हैं, यह बात सत्य है और प्रमाणित है। और मैं अगर मैं सत्य बोलूं तो इलेक्शन रिजल्ट आने के दिन ही कहा था कि पीलीभीत में इतने लाख वोट और सुल्तानपुर में 1 लाख वोट, मेरे हैसियत और औकात को सुल्तानपुर की जनता ने नहीं परखा, दोबारा मुझे लौट के सुल्तानपुर नहीं आना है, उसी के पूर्वाभ्यास है। करेक्ट कर लीजिए, 1,89,000 वोट से चुनाव जीत करके गए, जरा और इसी बात को ध्यान में रख के दोबारा सुल्तानपुर में उनको चुनाव लड़ना नहीं है। करेक्ट कर लीजिए, 1,89,000 वोट से चुनाव जीत करके गए हैं, 1 लाख नहीं। और ये पुनः 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े लंबे अंतराल से जीतने जा रही है। सुल्तानपुर की जनता जिताने जा रही है कि जनता के सवाल हो और प्रतिनिधियों के जवाब आए, लेकिन एक बात साफ निकल कर आई है, जनता सिर्फ ये चाहती है कि जो उसके सामने वादा किया जाए उसे पूरा किया जाए और जिस प्रतिनिधि को अपना वोट देती है वो प्रतिनिधि उसके बीच में मौजूद हो, न कि विधायक सांसद का प्रतिनिधि उसके बीच में आए। तो सवाल सीधे तौर पर जितना था उसका जवाब लेने की हमने बस कोशिश की है। यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देता हूं। अब की बात की सरकार में सुल्तानपुर से बस इतना ही। हमें जी इजाजत, धन्यवाद।